नाज़रीन, ख़ास मुलाकात के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ हैं रियासती वज़ीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो जमीयतुल उलमा हिंद के रियासती सदर भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। वो रियासत में लाइब्रेरी और मास एजुकेशन का दफ्तर संभालते हैं। क्या कुछ ख़ास कर पाए आप अपने दफ्तर में? हमारे दफ्तर में गुज़श्ता 25 साल में जो काम नहीं हुए वो काम हमने किए। बड़ा काम यह है कि अब तक लाइब्रेरी में जो पढ़ने वाले हैं उनको मेंबरशिप भरना पड़ता था। अपने मन से कोई 50, कोई 100, कोई 20 लेते थे। इस साल 2019 में हमने रीडर के लिए फ्री कर दिया। किसी भी लाइब्रेरी में मेंबर बनेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेंबर बन सकते हैं। दूसरी बात, इस मेंबरशिप बनाने में 4 हमने तबका रखा है। एक तो जो कम उम्र के बच्चे हैं, बिलो 18 है, वो मेंबर बन सकते हैं। जो एजेड हैं वो बनेंगे, सीनियर सिटीजन बनेंगे। फिर ग्लोबल मेंबरशिप बनेगा। ग्लोबल मेंबरशिप ये है कि बंगाल के किसी भी लाइब्रेरी में वो फ्री एक्सेस कर सकते हैं। अब तक इस मेंबरशिप में कमोबेश 3 लाख मेंबरशिप हम बना चुके हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तरह से आपने लाइब्रेरी को आवाम से जोड़ने की जो कोशिश है यही कोशिश का रास्ता है। दूसरा रास्ता यह है कि बुक फेयर जो होता था वो पुराने ज़माने से चला आ रहा था। हमने बुक फेयर को डिस्ट्रिक्ट सिटी को छोड़कर इलाका में जा रहे हैं। जैसे साउथ 24 का बुक फेयर सागरदीप में हुआ। आइंदा कल हमारा बुक फेयर है जलपाईगुड़ी, वहाँ भी हम जाएंगे। बुक फेयर में हमने शर्त लगाया है कि 10% माइनॉरिटी स्टॉल होना चाहिए, जो पैसे पहले नहीं था। दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, नेपाली हो, संथाल हो, उसके लिए बुक होना चाहिए। ये काम पहले नहीं था। इसके अलावा हम लोग प्राइवेट जो नॉन गवर्नमेंट नॉन स्पॉन्सर लाइब्रेरी है उसके लिए 20-25 हज़ार रुपया सालाना देते हैं। कोई अपील करेंगे तो हम उनको देंगे। ये तमाम काम पहले था नहीं। और 2 करोड़ तकरीबन 15 लाख किताबें 2480 लाइब्रेरी में है। नए सिरे से लाइब्रेरी में एक जान पैदा हो चुकी, जो पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ रहा है। 25 हमने अवेयरनेस कैंप यानी गोया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हमने की है 25। वो काम लगातार हम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी भी लाइब्रेरियां हैं, खासकर कोलकाता में, कि वो तारीखी लाइब्रेरियां हैं, बहुत पुरानी लाइब्रेरियां हैं, लेकिन अभी खस्ता हाली के शिकार हैं। तो उनके लिए कुछ ख़ास है या वहाँ जो रीडर्स जिस तरह से आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे? उसके लिए यह है कि वो लाइब्रेरी को जो मैनेजिंग कमेटी है, महल्ले वाले जो अच्छे शहरी हैं, जो किताबों के साथ दिलचस्पी रखते हैं, वो डायरेक्ट मिनिस्टर को ख़त लिखेंगे। ख़त लिखने से उनको हम वहाँ फाइनेंस देंगे, डेवलपमेंट कोटा बढ़ाएंगे। पूरे बंगाल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ा है। गुज़श्ता 11 साल से पहले सीपीएम के ज़माने में जो बजट था, 6 गुना बजट बढ़ा है। वो हर जगह नई बिल्डिंग, नया काम हो रहा है। कलकत्ता में जो पुराने मुस्लिम ओरिएंटेड या मुस्लिम इलाके में लाइब्रेरी है, वो भी अगर चाहे इससे फ़ायदा उठाए, भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आए उस तरह की लाइब्रेरियाँ आई हैं सामने, या उनके अंदर उस तरह की अवेयरनेस नहीं है? अवेयरनेस नहीं है। 1-2 आए हैं तो हमने कर दिया। यतीम खाना इस्लामिया जो हमारे मास एजुकेशन के मातहत है, 100 बच्चों के परवरिश का निज़ाम हमने अपने ज़िम्मा लिया है। सालाना 1600 रुपया हर महीने में हम उनको देते हैं। सर्दी के मौसम में उनको देते हैं, जूते वगैरह का देते हैं। आपने लाइब्रेरी में एक नई चीज़ शुरुआत की थी कि हर तरह के जो दिवस हैं, खासकर जो बांग्ला में दिवस बोला जाता है, मतलब जो ख़ास दिन जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लाइब्रेरी में भी हो रहा है। तो ऐसे में ईद मिलादुन नबी हो या रबीन्द्रनाथ टैगोर, इसमें 52 डेज़ को चॉइस किया है। 52 दिवस पालन किया जाएगा।
52 डेज में जैसे गांधी जी का है, नेहरू जी का है और भी लोगों का है, वहाँ आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है। उस दिन तमाम लाइब्रेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर चर्चा करे, लोगों को समझाइए। ये अगर आपस में चलेगा तो भाईचारगी का वातावरण इंशाल्लाह बहुत मजबूत होगा। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी, कुछ आपने किताबें भी रखवाई थी। जी, किताबें रखवाई, अब भी कोई किताबें चाहे हम देने को तैयार हैं। जहाँ डे पालन किया जाता है, हर डे में 1000 रुपये हम देते हैं। सालाना तकरीबन 12 करोड़ का खर्चा इसमें आता है। दिलचस्पी रखने वाले लोगों को हम लेते हैं, मेंबरशिप करते हैं। नाज़रीन, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे दुरुस्त, सबसे तेज। एक बार फिर आपका हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं रियासती वज़ीर और जमीयतुल उलमा हिंद बंगाल यूनिट के सदर सिद्दीकुल्लाह चौधरी से। तो आइए बात करते हैं, आप जमीयत के रियासती सदर भी हैं, वज़ीर भी बने, और जमीयत के लीडर के तौर पर आपको एक अलग पहचान है, और ये भी कहा जाता है कि वज़ारत में आप कहीं ना कहीं जमीयत की भी नुमाइंदगी करते हैं। देखिए, समाज से सब कुछ है। समाज में अपनी अपनी पहचान है। समाज में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पादरी है। सबका अपना अपना समाज है, अपनी अपनी मजहबी पहचान है। उस लिहाज से हम मुसलमान हैं तो अपना समाज, अपनी पहचान बिल्कुल है और रहेगा। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिंदू है, ब्राह्मण है, कोई शुबा नहीं। उनका भी अपने एक मजहबी समाज है, उससे अलग नहीं है। पार्थ चट्टोपाध्याय भी ब्राह्मण है, उनका भी अपना समाज है, अपना मुआशरा है। तो अपना समाज और मुआशरा में अपनी अपनी ज़ातियात और मजहबी जो त्यौहार होता है, उसमें सब लोग अपने अपने तरीक़े पर करते हैं। मसलन दुर्गा पूजा होता है, यानी 100% मिनिस्टर जो ब्रादर और वतन गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं, सब पूजे पाठ में लग जाते हैं और अपने अपने त्यौहार को पूरे तरीक़े से मनाते हैं, फीता काटते हैं, पूजा करते हैं। ये उनका त्यौहार है, चूँकि उस समाज से उठ के आए हैं। इसी तरीक़े पर और भी लोग हैं, समाज के को अलग छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसी समाज, मुसलमान समाज में हम हैं। हमारी एक पुरानी रवायत है, वो जमीयतुल उलमा हिंद है। जमीयतुल उलमा हिंद फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन है। जमीयतुल उलमा मुल्क को बराबरी के हिस्से देने में लगे हुए हैं। फ़िरक़ा परस्ती से उठकर भाईचारगी का माहौल बनाने में जमीयतुल उलमा का अटूट हिस्सा है। इसलिए अपना दफ्तर का काम हम 100% निभाते हैं। ये दफ्तर तो लंगड़ा लूला दफ्तर था, आदमी और बंगाल के लोगों से बिल्कुल ओझल था। अब तो ये दफ्तर बराबर चलना शुरू किया है, दौड़ने का भी कोशिश कर रहा है। तो दफ्तरी काम में हमारे लिए, हम दफ्तरी लोगों से अच्छे से मिलते हैं, काम करते हैं। वहाँ जमीयत का कोई काम नहीं करते। कई सरकारी काम में जाते हैं, रिव्यू मीटिंग, वहाँ भी नहीं। लेकिन बीच का जो हिस्सा रहता है, हम उस हिस्से को छोड़ना नहीं चाहते। 2 घंटा वक्त मिलता है, जमीयत के लोग आते हैं, किसी के कब्रिस्तान का मसला है, किसी के मस्जिद का मसला है, किसी का अवकाफ का मसला है, किसी के नौकरी का मसला है, पुलिस वाले हरासा करते हैं उसका मसला है, फिर जमीयत अपनी तरक्की का मसला। ये तमाम काम बीच में होता है, इसमें क्या नुकसान है। ये काम तो मुल्क दुश्मन काम नहीं है, समाज को बनाने का काम है। ये भी काम करना चाहिए। समाज बनेगा तो सब कुछ है, समाज बिगड़ेगा तो मुल्क बिगड़ेगा, रियासत बिगड़ेगी। हालात ऐसे आए थे एक बार के कहा यह जा रहा था कि आप मिनिस्ट्री छोड़ने वाले हैं, और कुछ ऐसे इसी वजह से कि जमीयत के काम और सरकारी काम। देखिए, मुल्क इस वक्त बंगाल में टीएमसी हुकूमत की ज़रूरत है, ममता बनर्जी की लीडरशिप की ज़रूरत है, इसमें कोई शुबा नहीं।
सियासी मसले में हम मुस्लिम लीग वाले नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम सियासत अलग अलग करे, बंगाल और मुल्क बंटवारा हो, इस पे हमारा नुकसान है। इसलिए सियासी मजहब मसले में हम 100% टीएमसी के साथ हैं। हमको आज़ादी है, वो आज़ादी काम कर रहा है, इसमें कोई शिकायत का मसला नहीं है। हम तो देखते हैं सागर मेला में पूरे मिनिस्ट्री वहाँ जाके पड़े हुए हैं और 100 करोड़ से ज़ायद लागत सागर मेला में खर्च होता है। कोई नहा रहा है, कोई धो रहा है, कोई फला कर रहा है, कोई रुकावट नहीं। अगर उनके लिए कोई रुकावट नहीं तो जमीयत के काम में मस्जिद, मदरसा, आवाम, मुसलमानों के फलाह का काम करे तो कोई नुकसान का मसला नहीं है। ये भी एक आवाज़ उठी थी कि सामने आई थी कि ममता बनर्जी ने एक ख़ास बड़े तबके के मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी को खामोश कराने के लिए आपको अपनी मिनिस्ट्री में लिया है, जिस तरह से तनकीदें उठ रही थी। इस बारे में मुझे मालूम नहीं, चूँकि दीदी पर भरोसा है, हमें भी भरोसा है, मुझे उम्मीद है उनको भी भरोसा है। उनको पल पल की खबर है। हम कहीं जाते हैं वहाँ भी, और कहीं बात करते हैं वो भी, पब्लिक मीटिंग करते हैं वो भी। चूँकि वो होम मिनिस्टर हैं, तमाम आईबी डीआईबी उनके हाथ में है, तो उसमें हमें परेशानी नहीं। हम इलीगल काम कुछ करते ही नहीं, अब सवालिया जुमला उठाने का मौका भी नहीं देते। हम इसमें बहुत होशियार हैं। एक ये भी है कि ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा है, अभी जैसा आपने कहा कि टीएमसी पर भरोसा है, तो बंगाल में जो सियासी तब्दीली आई और उसके बाद ये लगा कि ममता गवर्नमेंट जो है वो बहुत कुछ कर पाएगी, बहुत कुछ बदल पाएगी, मुसलमानों को भी लगा कि उनकी जो है हालात बदलेंगे, तो आपको लगता है कि बंगाल के मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ के हालात बदले? देखिए, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल तमाम लोगों के लिए ममता हुकूमत ने कुछ किया है। जैसे स्कॉलरशिप का मसला है, इसमें कोई शुबा नहीं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी स्कॉलरशिप के लिए 50 लाख के करीब दरख्वास्त जमा हुई है, कमो बेश। हज हाउस जो किया है, हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतना उम्दा हज हाउस नहीं है, ये तो मानना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ आलिया यूनिवर्सिटी किया तालीम ही के लिए, लेकिन ये भी बंगाल हुकूमत ममता बनर्जी का गवर्नमेंट का देन है। इसी पर और भी काम वो करते रहते हैं। हाँ, लेकिन 100% होना ये तो बड़ा कठिन और मुश्किल मसला है। मुझे भी लगता है 100% नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, लोगों को भरोसा रखना चाहिए, धीरे धीरे कुछ होगा। परेशानी तो रहेगी, परेशानी न होने से हुकूमत कैसे रहेगी। ये भी कहा जाता है कि हल्ला ज़्यादा मचाया गया, अक़लियतों के काम करने के लिए, उनके लिए स्कीमें लिए जाने के ताल्लुक से शोर ज़्यादा मचाया गया सरकारी सतह पर, लेकिन काम उस तरह से नहीं हुआ। देखिए, इस बारे में हुकूमत ने जो रिसाले शाये किए हैं, रिव्यू, उसको देखना चाहिए किस दफ्तर में क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, माइनॉरिटी अफेयर्स में 700 करोड़ के करीब 2011 में बजट था। अब वो बजट 3400 करोड़ के करीब है। तो इस बजट से अंदाज़ा लगता है कि कुछ काम हुआ। कहीं स्कूल का बिल्डिंग बनाया गया, कहीं मदरसा का बिल्डिंग बनाया गया, कहीं हॉस्टल बनाया गया। ये तो सच्ची बात है, 100% ना हो, लेकिन ये उम्मीद है और ये कर रही है ममता बनर्जी। एक तरफ ममता गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ आप देखें कि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी को सियासी तौर पर कामयाबी मिली, तो ऐसे में नहीं लगता कि ममता और बीजेपी, टीएमसी और बीजेपी बंगाल में एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई? देखिए, बंगाल में बीजेपी उभरने का एक बड़ा मसला है कि कांग्रेस और सीपीएम कमज़ोर पड़ जाए। मैं तो चाहता हूँ सेकुलर फोर्स, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे आरएसपी, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक, जो अपने अपनी पहचान सेकुलर कैरेक्टर में रखते हैं, उनको मैदान में उठकर पब्लिक का इमेज और पब्लिक का सहारा देना चाहिए। अपोजिशन अगर कमज़ोर हो जाएगी तो लामहला बीजेपी सामने उभर कर आएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं अपोजिशन अपनी ताकत बनाकर सेकुलर फोर्स में वो आए और अपनी अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी निभाए। मैदान से हट जाएंगे तो मसला और ख़राब होगा। बाकी टीएमसी गवर्नमेंट इस वक्त बंगाल के फेवर में है
बंगाल के लोग भी टीएमसी को चाहते हैं। जिस तरह एनआरसी के मामले पर बंगाल में एक वबाल मचा है, हमने देखा है कि लोग जो है वो कागजात ठीक कराने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई और अब सीएबी का शहरियत तरमीमी बिल का एक मसला सामने आया है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, लेकिन आपको लगता है कि एक कानून अगर पास हो जाता है तो उसको नहीं लागू होने दिया जाएगा? इस तरह से इस पर कामयाब हो पाएंगी? देखिए, कानून जो पास किया है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करके किया है। आर्टिकल 14 जो बुनियादी और फंडामेंटल हुकूक है उसको पामाल किया गया। उसमें कहा गया कि कास्ट, मज़हब, रंग नहीं रहेगा, लेकिन ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम के लिए दरवाज़ा खोल दिया, मुसलमानों के लिए दरवाज़ा रोक दिया है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये उनकी नाअहलियत है। इससे वबाल खड़ा होगा, जितना खड़ा हो चुका इससे 1000 गुना खड़ा होगा। अगर उसमें अमेंडमेंट नहीं करते हैं लोग आपस से बाहर हो जाएंगे। उर्दू में एक मसल है, मरता ना क्या करता। आपको रोटी ना मिले तो भी एक वक्त फाका से गुजार लेंगे, बीमार हो गए तो सह लेंगे दवा दारू से, लेकिन आपको अगर कहा गया तुम घर से उजड़ जाओ और यहाँ तुम्हारी रिहाइश नहीं, इस उजाड़ मुहिम में आदमी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। इसलिए ममता कह रही है कि हम एनआरसी कैब होने नहीं देंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन बंगाल वालों को बाशऊर तरीक़े पर, जमहूरी तरीक़े पर थोड़ा बहुत तहरीक चलानी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, लेकिन वो आंदोलन गलत रास्ते पर नहीं, तोड़ फोड़ नहीं, आग लगा कर नहीं, संजीदा समझदार तरीक़े पर। हमें जो खबर मिली है मुल्क के 7 स्टेट में ये आग फैल गई। ममता बनर्जी ने शुरुआत की थी, नॉर्थ ईस्ट के अलावा दिल्ली में फला में किसने लोगों को समझाया? लोगों के दिल में दर्द है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है, इसको बचाना चाहिए। अगर दस्तूर बचेगा तो मुल्क बचेगा, दस्तूर नहीं बचेगा तो मुल्क नहीं बचेगा। नाज़रीन, बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका हमारे प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी से। जिस तरह आपने कहा कि एनआरसी के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रहेगा, ममता बनर्जी ने भी एहतजाज शुरू किया है, तो कुछ मिनिस्टर्स की तरफ से ये बयान भी आए कि ममता बनर्जी का एहतजाज काफ़ी था। जिस तरह से बंगाल में एहतजाज हो रहे हैं, इस तरह से देखिए, मसला पब्लिक का है, मसला टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। बात समझनी चाहिए। जो लोग हमारे कॉलीग कह रहे हैं वो भी अच्छे कह रहे हैं। बंगाल में 10 करोड़ लोग रहते हैं और दिल्ली में पूरी दबंग के साथ 311 वोट में जीत हुई, राज्यसभा में 125। वहाँ कानून को तब्दील हम तो कर नहीं पाएंगे, ये ताकत हमारे पास नहीं है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को समझना चाहिए कि एनआरसी क्या है, कैब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बीजेपी क्या घपला कर रही है, हमारे साथ क्या नुकसानात हो सकते हैं। आसाम में एनआरसी को लेकर मुसलमानों का हरासा किया गया, बंगाली नस्ल को हरासा किया गया, दलित को किया गया। अगर यहाँ बीजेपी जोर पकड़ लिया तो ये लामहला होगा। तो बेहतर है हम पहले से अटेंशन रहे। अटेंशन रहना कोई ख़राब बात नहीं है। मसलन कहीं सैलाब आ रहा है या कुछ वो आ रहा है तूफ़ान, बुलबुल तूफ़ान, तो हर लोग आदमी बचाने के फ़िक्र में लगे हुए हैं। ये एक तूफ़ान है इंडियन सिटीज़न को हरास करने के लिए। बीजेपी चाहती है उसके बलबूते पर लोग जिंदा रहें। हम बिल्कुल ताकत के साथ कहते हैं बीजेपी की ताकत और बीजेपी की आरएसएस के सहारा पर हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। हम बाय बर्थ हिंदुस्तानी या बाय नस्ल हैं, यह हमारा अधिकार है, उसके रहम पर नहीं रहेंगे। बंगाल के पब्लिक के अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो गड़बड़ शुरू हो जाएगा।
पॉलिटिकल लीडर को चाहिए अवेयरनेस। दीदी के बाद एक हद तक लोग जाएंगे, लेकिन गांव देहात में जो रहते हैं 77%, 77% लोग गांव में रहते हैं। वहाँ अवेयरनेस कौन देंगे? गलत काम किन्होंने कुछ नहीं किया, तोड़ फोड़ किया, जलाया, बिल्कुल भूल है, नहीं होना चाहिए। ये एंटी लॉ है, लेकिन हम अगर अच्छे से समझाएंगे तो सही रास्ते पर धीरे धीरे चलेंगे। वो जो एहतजाज हो रहे हैं उसमें वायलेंस हो रहे हैं बहुत। ये वायलेंस में कोई समर्थन नहीं देता है, गलत काम है। हम जो 22 तारीख को दिसंबर को प्रोग्राम करेंगे राष्ट्रमणि वीरू में, इंशाल्लाह 100% नॉन वायलेंस से प्रोग्राम, कोई वायलेंस नहीं होगा। एक तरफ जहां टीएमसी ये कह रही है कि हमारा एहतजाज काफ़ी है, तो और हमारे ही एहतजाज में लोगों को शामिल होना चाहिए, तो दूसरी तरफ आप जमीयत के बैनर पर अपना एक अलग एहतजाज। जमीयत उलमा अपनी पहचान रखती है। जमीयत उलमा का ऑल इंडिया लीडरशिप ने कहा है तुम एहतजाज करो पुरअमन, गांव में लोगों के पहुंचाओ। ये सिर्फ स्टेट में होता तो टीएमसी के साथ टसल है, ये तो ऑल इंडिया लेवल का है। 23 स्टेट में हर जगह ये एहतजाज हो रहा है पुरअमन। हम लोगों को बताएंगे, हम देखते हैं लोग कितने गफलत में हैं, लोगों को कितने परेशानी है। हम कहेंगे लोगों को सहारा मिलेगा। ये टीएमसी के साथ कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जो कर रहे हैं वो भूल कर रहे हैं। हम सब आपको लगता है कि बंगाल में एनआरसी नहीं होगा और सीएबी लागू नहीं होगा, इसमें ममता बनर्जी कामयाब हो पाएंगे? देखिए, इसमें 6-7 स्टेट के चीफ मिनिस्टर और पब्लिक अगर साथ आ गए तो कामयाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह। पब्लिक आ गए। एक और अहम सवाल कि एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि वो एनआरसी लागू नहीं होने देंगी, दूसरी तरफ ये भी इल्ज़ाम सामने आया है कि बंगाल में 3 डिटेंशन कैंप जो है वो बनाए जा रहे हैं, एक खुद कोलकाता में 2, बनगांव में 1, सिलीगुड़ी में 1, तो इसके बारे में इसकी हम तहकीक करके बताएंगे और तहकीक कर ही के हम इसके सिलसिले में अपनी रिमार्क देंगे। नहीं, आपने इस तरह के इल्ज़ामात को सुने हैं कि नहीं, किस तरह के? देखिए, चूँकि हम मिनिस्टर हैं, एक जिम्मेदार हैं, क्या हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, वो सरकारी दफ्तर होगा, क्या होगा इसकी खबर नहीं, बेपर की कोई उड़ाए तो गलत है। लेकिन बंगाल में आसाम वालों ने नहीं सका, बंगाल वालों को हरासा करेंगे, एक दाग आँख दिखाएंगे तो 4 आँख देखना पड़ेगा। नहीं, ये डिटेंशन कैंप को लेकर डिटेंशन कैंप के बारे में हमने तहकीक नहीं की है, जब तक तहकीक न करे तो गलत बात नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे सिद्दीकुल्ला चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने जो तहरीक शुरू की है वो और भी आगे जाएगी और मरकज़ी हुकूमत को इस ताल्लुक से कोई अहम फैसला लेना होगा। कैमरामैन मानुष रंजन घोषाल के साथ